हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। लास्ट क्लास जो हम डिस्कस कर रहे थे सैम्पलिंग के बेसिस पे, ऑडिट सैम्पलिंग हमारा चैप्टर था। सैम्पलिंग में हमारा सैम्पल डिज़ाइन, साइज़ एंड क्या सिलेक्शन होना चाहिए, जिसपे मैंने बात करी थी सैम्पल डिज़ाइन की। आई होप आपको वो टॉपिक समझ आया होगा, जिसमें ये भी बात करी थी। पहले तो फैक्टर्स की बात करी थी, सैम्पल डिज़ाइन सिलेक्ट करते टाइम एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे, और स्ट्रैटिफिकेशन की बात करी थी, एक्सप्लेन किया था डिटेल में। वैल्यू वेटेड सिलेक्शन भी मैंने आपको समझाया था। अब देखिए सैम्पल साइज़ पे आज बात करेंगे। सैम्पल साइज़ क्या होता है, देखो, कोई भी सैम्पल में पॉपुलेशन डिसाइड करते टाइम ऑडिटर सैम्पल साइज़ डिटर्मिन करता है। उससे क्या होता है, सैम्पल साइज़ देखने से सैम्पलिंग का रिस्क रिड्यूस होता है। पूरी तरह से रिस्क रिड्यूस नहीं होता है, लेकिन हाँ, लोअर लेवल पे रिस्क ज़रूर हो जाता है। एक्सेप्टेबली लोअर लेवल पे होता है, क्योंकि कोई भी, अगर हम बात करें किसी भी यूनिट की, किसी भी डिपार्टमेंट की, तो उसमें रिस्क पूरी तरह से डिलीट या एलिमिनेट नहीं हो सकता है। हाँ, ये है कि लोअर लेवल पे हम उस रिस्क को ला सकते हैं, और जितना ज़्यादा लोअर रिस्क होगा उतना अच्छा सैम्पल साइज़ होगा। बात ये है कि देखो, जितना लोअर रिस्क ऑडिटर एक्सेप्ट करके चलेगा, सैम्पल साइज़ उतना ही बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। अब सैम्पल साइज़ डिटर्मिन कैसे होगा? फॉर्मूला निकाल के, फॉर्मूला यानी कि कैलकुलेशन से, प्रोबेबिलिटी से, या फिर अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से, स्केप्टिसिज्म से, जजमेंट से। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे तो सैम्पल साइज़ डिटर्मिन करते हैं। सिर्फ प्रोफेशनल जजमेंट काम नहीं आता है, एंटिटी के बारे में जानना भी होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप अपना एक्सपीरियंस यूज़ करके ही सैम्पल साइज़ डिटेक्ट या डिटर्मिन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स इसमें दिए हुए हैं जो सैम्पल साइज़ को अफेक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आप ऐसे ध्यान में रखेंगे अगर एज एन ऑडिटर, तो आप सैम्पलिंग के मेथड अगर सिलेक्ट करते हैं तो उसमें सैम्पल साइज़ ठीक से सिलेक्ट कर पाएंगे, एक्यूरेट बेसिस पे कर पाएंगे। अब देखिए होता क्या है, जब मान लीजिए रिस्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ऑडिटर का रिस्क असेसमेंट बहुत ज़्यादा है, इंक्रीज़ है, तो उस केस में ऑडिटर को बहुत अश्योरेंस चाहिए। ठीक है, तो more assurance the auditor intends to obtain from the operating effectiveness of controls, the lower the auditor's assessment of risk of material misstatement will be, and larger the sample size will need to be. जितना assurance, जितनी details auditor लेगा कंट्रोल की, इंटरनल कंट्रोल्स की एक एंटिटी में, उनकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस से कि क्या वर्किंग चल रही है एंटिटी में, उसमें जितना ज़्यादा वो SAAE लेगा, SAAE मीन्स सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, उतना कम रिस्क जुड़ा होगा, क्योंकि असेसमेंट वो डिटेल लेवल पे कर चुका है, और सैम्पल साइज उतना लार्जर होगा। जब ऑडिटर का असेसमेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स का क्या इंक्लूड करता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स, ये देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एंटिटी में इंटरनल कंट्रोल सही चल रहा है कि नहीं, बाकी सारी फंक्शनिंग प्रॉपर वे में हो रही है कि नहीं, ऑपरेटिंग साइकिल बेसिकली कैसी है, तो उसमें ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल करता है। तो जब ऑडिटर का सैम्पल साइज़ लार्जर होगा, ठीक है, तो इस अगर हम देखो, ऐसे तो हम जो भी ये चीज़ जैसे आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, तो इसमें डिपेंडेंस जो हो रहा है वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे हो रहा है। ठीक है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एक तरह से सैम्पल साइज़ को अफेक्ट कर रहा है। तो अगर हम इसको उल्टे तरीके से देखें, तो जितना ज़्यादा एम्फेसिस एक ऑडिटर अगर कंट्रोल के इफ़ेक्टिवनेस पे देखेगा, उतना ज़्यादा बड़ा होगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल, और फर्दर क्या होगा, सैम्पल साइज इंक्रीज होगा। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। सी व्हाट हैपन्स इज, जितना ज़्यादा ऑडिटर अपना
एक तरह से ट्रस्ट प्लेस करेगा कंट्रोल के इफेक्टिवनेस पे, उतना ज़्यादा बड़ा टेस्ट ऑफ कंट्रोल होगा एंड सैम्पल साइज विल इंक्रीज। टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी तो बड़े होंगे जितना ज़्यादा कंट्रोल पे ऑडिटर अपना फोकस शिफ्ट करेगा। एंड येस, सेकेंड पॉइंट इज, अगर डेविएशन में मान लीजिए कोई वेरिएंस है, कोई डिफरेंस है, उसके रेट में इफ देयर इज एन इंक्रीज देन द सैम्पल साइज विल डिक्रीज। हाउ? टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन जो है ना, जो हम झेल सकते हैं, जो एंड्योर कर सकते हैं, जितना लेवल ऑफ डिफरेंस, अगर वो बड़ा है तो सैम्पल साइज विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज। टॉलरेबल एरर इज मैक्सिमम एरर जो एक पॉपुलेशन में ऑडिटर रेडी होता है एक्सेप्ट करने के लिए। तो अगर वो एरर यानी कि मैक्सिमम एरर, मान लीजिए एक पॉपुलेशन में इतने 100% ऑफ एरर ऑडिटर ने देखे कि ये हम एक्सेप्ट इतने कर सकते हैं, ये एक्सेप्टेबल है, इतना चलता है। इफ इट इज़ टॉलरेबल एंड ड्यूरेबल देन इन दैट केस सैम्पल साइज विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज। और अगर टॉलरेबल एरर ही ज़्यादा है, ये तो बात हो गई टॉलरेबल एरर की ज़्यादा होने की, ज़्यादा है तो सैम्पल साइज विल डिक्रीज। ठीक है, इन्वर्सली रिलेटेड है, ये इन्वर्सली रिलेटेड है। टॉलरेबल एरर छोटा होगा, सैम्पल साइज विल बी बिगर, क्योंकि हम एरर्स नहीं झेल पा रहे हैं, इतने एरर्स हैं एंटिटी में, मैक्सिमम एरर की कोई बात ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है, तो उस केस में सैम्पल साइज विल बी बिगर। और अगर डेविएशन का जो रेट है वो बड़ा है, सैम्पल साइज विल इंक्रीज। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन अगर लार्जर है तो सैम्पल साइज भी इंक्रीज करेगा। यहाँ बात हो रही थी सेकेंड पॉइंट पे टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन की, यहाँ बात हो रही है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन की। ठीक है, इसमें ऑडिटर जो है दोनों में डिफरेंस है, वो मैक्सिमम एरर जो ऑडिटर एक्सेप्ट कर सकता है, एक्सपेक्टेड अभी हमें पता ही नहीं है, एक एस्टिमेशन है उस डेविएशन का। ठीक है, और जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इसको कौन कौन से होते हैं, पहले तो बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग हो, कितना रिस्क जुड़ा हुआ है, इंटरनल कंट्रोल कैसा है, एम्प्लॉई कितनी तेज़ी से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहे हैं, एम्प्लॉयज़ छोड़ के जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को या फिर रिक्रूट हो रहे हैं, दोनों के रेशियोज़ चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, क्या चीज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट है, एम्प्लॉय टर्नओवर है कि नहीं है, फिर ऑडिट प्रोसीजर्स किस तरह से अप्लाई होंगे, प्रायर पीरियड्स में कैसे हुए हैं उसको देख के चलना है, और रिज़ल्ट क्या आया। ठीक है, तो जितना ज़्यादा डेविएशन रेट्स होंगे, ठीक है, उसमें हमें गारंटी या वारंटी कम ही मिलती है, लेकिन रिस्क हमारा कम हो जाता है। कंट्रोल डेविएशन अगर बड़ा है तो, डेविएशन की बात नहीं करेंगे क्योंकि डेविएशन तो बड़ा होगा तो सैम्पल साइज विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। यहाँ पे कंट्रोल डेविएशन की बात हो रही है, कंट्रोल डेविएशन अगर हमने बढ़ा लिया तो हमारा रिस्क कम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर ऑडिटर का जो अश्योरेंस लेवल है उसमें अगर कोई इंक्रीज़ है, ठीक है, तो उस केस में सैम्पल साइज विल इंक्रीज, यानी कि ऑडिटर अगर चाहता है कि जो सैम्पल के रिजल्ट्स हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं एक्चुअल डेविएशन, ठीक है, जो भी सैम्पल के रिजल्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि एक्चुअल में इतने डिफरेंसेस हैं और इसमें उसका एश्योरेंस, उसका ट्रस्ट बढ़ रहा है, ठीक है, तो सैम्पल साइज उस केस में इंक्रीज होगा। ठीक, एंड नेक्स्ट पॉइंट सीज कि जो बड़े पॉपुलेशंस होते हैं वहाँ पे साइज पॉपुलेशन का एक्चुअल में कम होता है, उसका इफेक्ट सैम्पल साइज पे आता है। स्मॉल पॉपुलेशन में ऑडिट सैम्पलिंग हम ज़रूरी नहीं समझते हैं कि हो, क्योंकि वैसी पॉपुलेशन बहुत छोटी है, ठीक है, तो सैम्पलिंग मेथड वहाँ अप्लाई नहीं होना चाहिए एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए, क्योंकि सैम्पल साइज ऑलरेडी छोटा निकल सकता है, तो वहाँ ट्रेडिशनल मेथड ही फॉलो होना चाहिए जहाँ पे स्मॉल पॉपुलेशंस हो, और वो एंटिटी पे भी डिपेंड करता है। और
इंडस्ट्री के फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं कि सैम्पलिंग मेथड हम सिलेक्ट करें कि ना करें, या फिर हम ट्रेडिशनल मेथड के साथ जाएं। अब ये फैक्टर्स तो थे जो इन्फ्लुएंस करते थे सैम्पल साइज़ फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अब ये जो फैक्टर्स हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं सैम्पल साइज़ फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा है कि अगर ऑडिटर जो भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, कोई भी डिस्क्रिपेंसी है, उसका रिस्क सिग्निफिकेंट डिस्क्रिपेंसी है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट यानी कि इम्पॉर्टेंट है एंटिटी के लिए, जो एंटिटी के फाइनेंशियल्स को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो उसमें अगर ऑडिटर की कैलकुलेशन, ऑडिटर का असेसमेंट उस रिस्क का ज़्यादा है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, सैम्पल साइज ज़्यादा होगी, क्योंकि असेसमेंट जो भी ऑडिटर करता है वो कंट्रोल रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, जो हिडन रिस्क होती है एंटिटी में, दोनों के बेसिस पे करता है। अगर ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म नहीं करेगा तो उसका रिस्क असेसमेंट रिड्यूस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसका रिस्क लोअर लेवल पे कम लाने के लिए एक ऑडिटर क्या करता है, डिटेक्शन रिस्क चाहिए होता है उसको, वो भी लो, तो वो क्या करेगा, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स करेगा। और सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के लिए क्या करेगा, टेस्ट ऑफ डिटेल्स। तो यही कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करेंगे सैम्पल साइज को फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल्स, जिसमें से पहला फैक्टर है ऑडिटर की कैलकुलेशन, किसकी, जो भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क है उसकी। ठीक है, अब ऑडिट एविडेंस जो भी ऑब्टेन हो रहा है टेस्ट ऑफ डिटेल से, जितना ज़्यादा हो रहा है उतना रिस्क कम है और सैम्पल साइज उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इंक्रीज़ होगा इसमें सैम्पल साइज में। और इसके अलावा जो पॉइंट है वो ये कहता है, जितना ज़्यादा ऑडिटर डिपेंड करेगा अपने आप को, रिलाई करेगा सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स पे, यानी कि टेस्ट ऑफ डिटेल पे, ठीक है, ताकि रिस्क को कम करा जा सके, उसमें क्या होगा, ऑडिटर सैम्पलिंग पे रिलाई कम करेगा क्योंकि वो टेस्ट ऑफ डिटेल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो सैम्पल साइज कम होगा उसमें। ठीक है, आई होप आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल मैंने शुरू में कई बार एक्सप्लेन किया है, पता होगा। नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिएगा ज़रूर। फिर अगर ऑडिटर का अश्योरेंस लेवल ज़्यादा है, उसे पता है कि टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट जो है वो एक्चुअल मिसस्टेटमेंट से नहीं बढ़ेगा, तो सैम्पल साइज बढ़ेगा। जितना ज़्यादा ट्रस्ट ऑडिटर का किस पे है कि टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, यानी कि मैक्सिमम कोई अगर सिग्निफिकेंट डिस्क्रिपेंसी होगी, एरर होगी, वो एक्चुअल मिसस्टेटमेंट से ज़्यादा नहीं होगी, तो सैम्पल साइज विल इंक्रीज। ठीक है, यानी कि जितना ट्रस्ट ऑडिटर प्लेस करेगा सैम्पल के रिजल्ट्स पे, ठीक है, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा सैम्पल साइज बड़ा होगा। जितना ज़्यादा ट्रस्ट ऑडिटर प्लेस करेगा, रिक्वायर करेगा कि सैम्पल के रिजल्ट्स जो हों वो एक्चुअल मिसस्टेटमेंट बताएं, जितना ज़्यादा वो अश्योरेंस देगा इस चीज़ को, सैम्पल साइज उतना ज़्यादा होगा। फिर टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट अगर बढ़ रही है, मैक्सिमम को क्रॉस कर गई है, तो सैम्पल साइज विल डिक्रीज। और जितनी बड़ी मिसस्टेटमेंट है, ठीक है, मान लीजिए अगर कोई मिसस्टेटमेंट ऑडिटर को लगती है कि है पॉपुलेशन में, सैम्पल साइज बड़ा होगा उसमें, ठीक है, उसको लगता है कि हाँ कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे एरर्स बड़े बड़े होंगे, तो उस केस में सैम्पल साइज विल इंक्रीज। फिर पॉइंट आता है स्ट्रैटिफिकेशन का। ठीक है, मान लीजिए बहुत वाइड रेंज है, वेरिएबिलिटी है, वेरिएशंस हैं, आइटम्स जो होते हैं पॉपुलेशन के उनमें, तो उसमें पॉपुलेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है, स्ट्रैटिफाई करना पड़ता है। तो उस केस में जब पॉपुलेशन स्ट्रैटिफाई होगी तो जितने भी सैम्पल साइज के सम होगा, एग्रीगेट होगा, वो जितना भी सम होगा, एक तरह से एग्रीगेट होगा ना सैम्पल साइज का, वो कम किससे होगा, सैम्पल साइज से जो ऑलरेडी हम पहले लेते।
सैम्पलिंग रिस्क को अटेन करने के लिए, एक लोअर रिस्क को अटेन करने के लिए। तो एग्रीगेट जो होगा सैम्पल साइजेस का वो रिड्यूस हो जाएगा स्ट्रैटिफिकेशन करने से। पॉपुलेशन को तोड़ने से जाहिर सी बात है जब पॉपुलेशन टूटेगी सैम्पल साइज विल रिड्यूस, क्योंकि हम छोटे छोटे यूनिट्स में, आइटम्स में उसको डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कोई पॉपुलेशन में जितने भी सैम्पलिंग यूनिट्स हैं उससे सैम्पलिंग साइज पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, लेकिन लार्ज पॉपुलेशन होगी तो जो भी साइज़ होगा पॉपुलेशन का उसका इफ़ेक्ट होगा सैम्पल साइज पे। और स्मॉल पॉपुलेशंस में जैसे हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल में बात करी है तो वहाँ सैम्पलिंग मेथड यूज़ नहीं होना चाहिए। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब रही बात टेस्टिंग की, तो देखिए ऑडिटर के पास सारे चांसेस होते हैं सिलेक्ट करने के सैम्पलिंग यूनिट में से कि हमें कैसे सिलेक्शन करना है। ठीक है, वो आइटम सिलेक्ट करता है, इस वे में करता है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी देखता है वो पहले, इसमें रिस्क ज़्यादा है, इसमें रिस्क कम है। और नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में वो अपनी जजमेंट यूज़ करता है और फिर कंक्लूजन्स पे आता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि ऑडिटर क्या सिलेक्ट करे, रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल जो कि बाकियों को रिप्रेजेंट करे, एड्रेस करे, और उससे क्या होगा, पार्शियलिटी नहीं होगी, बायसनेस नहीं होगी। टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलेंगी पॉपुलेशन की, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलेंगी, फीचर्स पता चलेंगे। ठीक है, सैम्पल सिलेक्ट करने के देखिए कुछ प्रिंसिपल मेथड्स होते हैं जैसे कि सिस्टमैटिक सिलेक्शन, हैफज़र्ड सिलेक्शन एंड रैंडम सिलेक्शन। यहाँ पे उन मेथड्स की बात हो रही है, रैंडम, सिस्टमैटिक, हैफज़र्ड, ब्लॉक, मॉनिटरी यूनिट भी होता है एक मेथड। ये मेथड्स हम नेक्स्ट क्लास में ज़रूर कवर करेंगे। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी कन्फ्यूजन हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास से वील बी डिस्कसिंग सैम्पलिंग के मेथड्स। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। थैंक यू।